नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम नीट ड्रॉपर्स के लिए या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बायोलॉजी में सिर्फ ये हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है कि 360 में 360 लाकर बायोलॉजी में आप नीट को क्रैक करें और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में बच्चों हम ये चाह रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों का जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन बायोलॉजी में ये हम लोग मतलब समझ लीजिए कि मैं ठेका ले लिया हूँ आप लोगों का। वो इसलिए क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत हाई लेवल का है, जो भी नोट्स दे रहा हूँ वो टॉपर्स नोट है, और मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि सिलेक्टिव हो। ताम झाम इधर उधर बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। जो एनसीईआरटी में लाइन वाइज है उन सारी चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों का ठेका लिया हूँ। अगर आप लोग बस मेहनत करें, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे मेहनत करें, और जो मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दूंगा वो भी आपको सॉल्व करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके और अच्छे से अच्छे आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं भी क्रैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 12 लेक्चर यानी 12 लेक्चर कर लिया है। ये 13th लेक्चर है, 13वां लेक्चर है, जिसमें हम डाइजेशन ऑफ स्टार्च पढ़ाएंगे। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया था यानी 12th लेक्चर में। अब हम लोग डाइजेशन ऑफ स्टार्च पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च पढ़ने के साथ साथ डाइजेशन ऑफ फैट भी पढ़ लें। ठीक है। और उसका देखेंगे, क्योंकि फैट का जो डाइजेशन है वो तो ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन अपने आप में यूनिक है फैट का एब्जॉर्प्शन। मैं इसी वजह से यहीं पे डाइजेशन पढ़ाने के साथ साथ चाहूँगा कि उसके एब्जॉर्प्शन को भी पढ़ा दूँ। वो इसलिए क्योंकि और सब फूड तो एक ही बार एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन 2 बार होता है। वो अपने आप में यूनिक, जब पढ़िएगा तो आपको जान लीजिएगा। तो अब मैं चाहूँगा कि ये स्टार्च हो, फैट हो और न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों का डाइजेशन मैं आज ही कंप्लीट करूं इसी लेक्चर में, और एक लेक्चर बचे सिर्फ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करने में। ठीक है। तो इसके बाद डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स हैं जहाँ से कि एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं नीट में। यानी इस लेक्चर के बाद और एक लेक्चर यानी 14th लेक्चर जो आएगा उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड और एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस के लिए। वो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा, और साथ ही साथ हमारे तरफ से भी क्वेश्चंस रहेगा जो नीट में आने का संभावना रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही क्वेश्चंस आएगा, मतलब उस जैसा क्वेश्चंस होगा नीट के लिए, तो जो कि इसी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड होगा, तो वो भी मैं दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकें। तो बच्चों चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना, हम लोगों को टाइम तो उतना है नहीं, तो पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए नीट ड्रॉपर्स या नीट के एस्पिरेंट्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं बच्चों, स्टार्च का डाइजेशन होता कहाँ कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है और इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। स्टार्च कहा जाता है ये एक सिंपल शुगर का पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब समझ लीजिए माला। किसका पॉलीमर? जैसे माला हम फूल को गोद गोद के तब बनाते हैं, तो फूल हो गया आपका, मान लेते सिंपल शुगर, और ऐसे ऐसे फूल से हम गोद गोद के एक माला तैयार करते हैं, तो दैट्स माला हो गया आपका स्टार्च। तो स्टार्च एक माला है, मतलब पॉलीमर है, किसका? सिंपल शुगर का। अब मान लेते हैं
कि ढेर सारे फूल को आपस में जोड़ने में कौन हेल्प किया, धागा हेल्प किया या रस्सी हेल्प किया, तो वो रस्सी बांधने, दो फूल को आपस में बांधने में काम करता है। तो यानी वो एक तरह बॉन्ड हो गया। उसी तरह यहाँ पे वो रस्सी यानी बॉन्ड का काम कौन करेगा, तो कहा जाता है कि स्टार्च में जो बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैंने प्रोटीन में बताया था, प्रोटीन भी एक तरह का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का। तो वहाँ पे अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के रखने वाला कौन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, सारे सबका जितना भी हम बॉन्ड बताएंगे उसका बॉन्ड का नाम याद रखना है। तो उसी तरह स्टार्च में जो बॉन्ड पाए जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माउथ में होता है, इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन। तो देखिए बच्चों, माउथ में जो होता है वो आपका क्या पाया जाता है, स्लेवरी जूस पाया जाता है। स्लेवरी जूस जिसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है और ये माउथ में पाया जाता है। सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे जैसे ही हम फूड को चबाते हैं तो वहां पे स्टार्च होता है। स्टार्च एक तरह का पॉलीसेक्राइड है बच्चों, पॉलीसेक्राइड है बच्चों। स्टार्च पर क्या करता है, हमारे स्लाइवरी जूस में एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं, और वह अमाइलेज जो कि स्लाइवरी जूस में पाया जाएगा, वैसे अमाइलेज को हम स्लाइवरी अमाइलेज, यहाँ एस फॉर स्लाइवरी अमाइलेज। तो स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो स्लाइवरी जूस में पाया जाता है। इसी स्लाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन बोलते हैं, और ये एंजाइम 6.8 pH पर ही काम करता है। ठीक है, और फिर इस अमाइलेज यानी टाइलिन के मदद से, इस एंजाइम के मदद से स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड होता है ये टूट जाता है और टूट के मेल्टोज में बदल जाता है, और ये मेल्टोज डाइसेक्राइड है बच्चों। तो पॉलीसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, तो ये पॉलीसेक्राइड और ये डाइसेक्राइड, तो स्टार्च से मेल्टोज में टूट जाता है। देखिएगा बच्चों, जब आप ब्रेड वगैरह खूब चबाइएगा तो चबाने के बाद थोड़ा देर के बाद क्या होता है कि वो मीठा लगने लगता है। तो वो मीठा इसलिए लगने लगता है क्योंकि आपके स्लाइवरी जूस में ये जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च को तोड़कर मेल्टोज में बदल दिया है, इसी वजह से वो मीठा मीठा लग रहा है ब्रेड आपको। ठीक है, कहा जाता है कि 30% स्टार्च आपके बकल कैविटी में ही टूट जाता है, यानी स्लाइवरी जूस ही तोड़ देता है। अब बचा 70% स्टार्च जो आगे चलकर पेनक्रिएटिक जूस में जो पेनक्रिएटिक अमाइलेज होता है उसके मदद से तोड़ता है। तो पेनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम होता है जिसका पीएच वैल्यू 7.8 होता है, इसी पीएच पर ही ये एंजाइम काम करता है, जो कि ड्यूडेनम में सीक्रेट होकर तब काम होता है। तो आपका अब स्टार्च का हो गया, ड्यूडेनम में चले गया, और ड्यूडेनम में मुलाकात हुई पेनक्रिएटिक जूस, और पेनक्रिएटिक जूस में है पेनक्रिएटिक अमाइलेज जिसका और एक नाम है बच्चों अमाइलॉप्सिन। पेनक्रिएटिक अमाइलेज को ही अमाइलॉप्सिन बोलते हैं। ये एंजाइम 7.8 pH पर ही काम करता है। ये एंजाइम के मदद से ये स्टार्च जो 70% स्टार्च बच गया, अब ये 70% स्टार्च क्या होगा, फिर से ये तोड़कर ये अमाइलॉप्सिन स्टार्च को तोड़कर मेल्टोज में बदल देगा, यानी पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड। इस तरह से 100% स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। अब ये मेल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है, अब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटा है। अब ये जो मेल्टोज जो बच गया है, अब ये मेल्टोज फिर आगे जाएगा और इंटेस्टाइनल जूस से मुलाकात होगा। इंटेस्टाइनल जूस को ही हम सकस इंट्राइकस बोलते हैं, इससे मुलाकात हो गया इसको, ये मेल्टोज को जो कि डाइसेक्राइड है, और फिर ये डाइसेक्राइड को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देगा, यानी मोनोसेक्राइड में तोड़ देगा। अब आता है कि इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्राइकस में कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस मेल्टोज को तोड़ने में हेल्प करेगा, क्लियर, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा, यानी डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में तोड़ेगा। तो चलिए आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन एंजाइम होता है और फिर मेल्टोज को कौन तोड़ता है, और मेल्टोज को अगर तोड़ता है तो मेल्टोज को तोड़ने के बाद क्या सब बनता है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, मेल्टोज आ गया। अब ये मेल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है, यहां इंटेस्टाइनल जूस से मुलाकात हुआ। इंटेस्टाइनल जूस में है एक एंजाइम जो कि
जिसका नाम है मेल्टेज। ये भी 7.8 pH पर ही काम करेगा, क्योंकि ड्यूडेनम का इंटेस्टाइन का जो pH जो होता है वो तो यही होता है ना। हाँ, तो मेल्टोज को ये मेल्टेज के मदद से क्या करेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ देगा। मेल्टोज एक तरह का डाइसेक्राइड और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगला स्टार्च जो होता है वो लैक्टोज होता है, जो कि मिल्क शुगर है एक तरह का, यानी मिल्क में पाए जाने वाले शुगर को ही हम लैक्टोज बोलते हैं। ये लैक्टोज को क्या करेगा, लैक्टेज के मदद से, ये भी इंटेस्टाइनल जूस में एक तरह का एंजाइम होता है लैक्टेज, ये भी 7.8 pH पर काम करता है। इसके मदद से ये लैक्टेज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा, ये भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और स्टार्च है जिसको बोलते हैं सुक्रोज, ये भी डाइसेक्राइड है। ये सुक्रोज क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम होता है सुक्रेज, या इसी को हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं। इस एंजाइम की मदद से इस सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ देगा, और ये दोनों भी मोनोसेक्राइड है, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। चूंकि ये सुक्रोज जो होता है इन्वर्टेज एंजाइम के मदद से टूटता है, इसी वजह से सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से हमने डाइजेशन ऑफ स्टार्च कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं सारा एंजाइम्स और कौन किसमें टूटता है, कितना % कहाँ पे होता है, सब कुछ हम समझ गए होंगे एंजाइम का नाम के साथ साथ। कौन एंजाइम किस pH पर काम करता है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला डाइजेशन है बच्चों न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन देखिए बच्चों, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, यही है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हो या आरएनए हो, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड ही है बच्चों न्यूक्लिक एसिड एक तरह का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड एक फूल समझ लीजिए, तो न्यूक्लिक एसिड एक तरह का माला। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर तब जाके न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, अब आता है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड कौन होता है, यानी ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स को बांधने वाला कौन होता है भाई, तो कहा जाता है फॉस्फोएस्टर और ग्लाइकोसिडिक। डीएनए के केस में फॉस्फोएस्टर और आरएनए के केस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। यही दोनों बॉन्ड के द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ा होता है। यह न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो मैंने पोजीशन भी दिखा दिया है, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम में आपको दो तरह का जूस मिलेगा, एक पेनक्रियास से निकलने वाला जूस पेनक्रिएटिक जूस, और इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस इंटेस्टाइनल जूस। ये दोनों जूस होगा। इस दोनों जूस के मदद से ये न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, डाइजेस्ट होगा। अब ये देखिए न्यूक्लिक एसिड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये टूटेगा। न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, पेनक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम होता है न्यूक्लियेज, ये न्यूक्लियस के मदद से न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में टूट देगा सबसे, यानी इसका टारगेट होता है बॉन्ड को तोड़ना। बॉन्ड को तोड़ा तो सारा न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड में दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट। अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज, स्पेलिंग देख सकते हैं बच्चों, NUCLEOTIDASE, न्यूक्लियोटाइडेज। इस एंजाइम के मदद से ये न्यूक्लियोटाइड टूट देगा और टूट के फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड ये दो फॉर्म में टूट गया। ये फॉस्फेट जो सिंपलेस्ट है, इसी वजह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैंने एरो करके लिख दिया है एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो कॉम्प्लेक्स है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर ये न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, इसी न्यूक्लियोटाइड के टाइडेज के मदद से, यानी ये एंजाइम के मदद से, इस न्यूक्लियोटाइडेज के मदद से क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड टूटेगा, और टूटने के बाद नाइट्रोजनस बेस और शुगर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से आपका न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कौन बॉन्ड होता है, कौन कौन जूस, कौन कौन एंजाइम काम करता है, सब कुछ डिटेल से हमने एक एक चीज बताया है। कहीं से कोई क्वेश्चंस छूटने की कोई संभावना नहीं है। अगला हम लोग जानते हैं बच्चों डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है,
या उसी को हम लिपिड बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड या उसी को फैट बोलते हैं। बच्चों, फैट या लिपिड को ही हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स आपस में जुड़ता है, तब जाके एक फैट का ग्लोब्यूल का निर्माण होता है या लिपिड का निर्माण होता है। तो एक्चुअली में फैट ट्राइग्लिसराइड्स ही है, क्योंकि इसी से ही ना बना होता है। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, फैट का डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, यानी मथना होगा। जैसे अगर आप मान लेते हैं बिस्किट लेते हैं, बिस्किट को क्या कीजिए, आप लीजिए और हाथ से मल दीजिए, मथ दीजिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। तो छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया तो इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बस वो आप मथ के आपने छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उसी तरह आपको फैट को डाइजेस्ट करने से पहले पहले उसको मथना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होगा, फिर उसके बाद तब डाइजेस्ट होता है, तब जाके उसमें एंजाइम काम करता है। तो फैट को मथने के लिए कौन आएगा बच्चों? तो फैट को मथने के लिए बाइल जूस आता है। तो बाइल, यहाँ पे इसी वजह से मैंने यहाँ पे लाइन लिख दिया है, बाइल हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन मतलब मथना, किसका मथना? ऑफ फैट्स, दैट इज मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। वही स्मॉल पीसेस को ही हम मिसेल्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो छोटा छोटा जो टुकड़ा में मथने के बाद बदल गया उसी को हम मिसेल्स बोलते हैं। और बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है लाइपेज, इस लाइपेज को भी एक्टिवेट करने में मदद करता है ये बाइल जूस। क्लियर? देखिए बच्चों, टूटने के बाद क्या क्या बनेगा, किस किस चीज से मिलकर बनता है, पहले वो तो जान लीजिए, तब ना टूटेगा तो क्या क्या आप जान पाइएगा। तो आपको अगर डाइजेशन ऑफ फैट अगर एक्चुअली में समझना है अच्छे से, तो पहले आपको फैट यानी ट्राइग्लिसराइड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होगा। मैं इसी चीज को और अच्छे से बताऊंगा, सारा कुछ बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे जान लीजिए एक अच्छे से इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है उसको जानिए, ताकि आपको इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन इसका अच्छे से समझाने में हमको आसानी हो। तो देखिए बच्चों, मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ। देखिए बच्चों, कोई भी फैट या ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल है, ये देखिए CH2 बॉन्ड OH एक तरह का अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल या इसी को मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। मिथेनॉल मिथेनॉल मिथेनॉल, ये तीन मिथेनॉल आपस में मिलता है तो बनता है ग्लिसरॉल। अब ये सारे मिथेनॉल क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा होता है। देख रहे हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं फैटी एसिड। ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही मिलाकर ये जो तीनों आपस में मिला तो बना फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड देख रहे हैं, जोड़ का साइन देख रहे हैं प्लस का, ये जुट गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ा, आपस में जुड़ के तब जाके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिला, और जब दोनों मिलेगा तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए बच्चों, दोनों मिलता कैसे है, जब ये दोनों को आपस में रिएक्ट करवाइएगा यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक H2O मॉलिक्यूल्स लॉस होता है। तो देखिए, इधर से लिया एक H, इधर से लिया HO, तो क्या हो गया, H2O हुआ। यहाँ से भी एक H, HO, H2O, यहाँ से भी एक H, H2O हो गया। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया। तो यहाँ से ये लॉस होने के बाद तब जाके बनता है। तो बताइए, यहाँ से H, यहाँ से HO लॉस हुआ तो बचा क्या, CH2 बचा। देखिए उसी तरह यहाँ O बॉन्ड O बचा तो बच गया। और यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ा है तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा ना बच्चों बीच में, तो बॉन्ड बना, और इधर से OH खत्म तो बचा क्या, C बचा, डबल बॉन्ड O बचा, बॉन्ड R बचा। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स में हुआ है, और यानी इस तरह से ये जुड़ गया। तो जब ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, और जुड़ के देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहा है इसी को हम ट्राइग्लिसराइड्स या फैट या लिपिड बोलते हैं। और
ट्राइग्लिसराइड्स को जोड़ने में यही बॉन्ड ना काम किया, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड या फैट या लिपिड को हमको डाइजेस्ट करना होगा तो इसी एस्टर बॉन्ड को तोड़ना होगा। दिस इज द टारगेट। क्लियर? चलिए, तो इसी वजह से मैंने स्ट्रक्चर को आप लोगों को अच्छे से दिखाया। तो चलिए, जैसे कि हमने जाना कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पहले आपको मथना यानी इमल्सिफिकेशन करना होगा, तब जाके आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इमल्सिफिकेशन अच्छे से बताऊं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सबसे पहले मैंने ये जो रेड कलर का जो लिया है ये ग्लोब्यूल, ये एक तरह का फैट है। ठीक है, अब ये फैट क्या करेगा, डाइजेस्ट होना चाह रहा है। तो डाइजेस्ट होने के लिए आएगा क्या, बाइल जूस आएगा। तो बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। देखिए एरो दे के बना दिया, मतलब इमल्सिफिकेशन हो रहा है फैट का, किसके मदद से, बाइल जूस के मदद से। बाइल जूस में होता है लेसिथिन या उसी को हम फोस्फोलिपिड बोलते हैं, और दूसरा बाइल सॉल्ट्स होता है। ये लेसिथिन क्या करता है या फोस्फोलिपिड क्या करता है, इस फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ सर्फेक्टेंट का काम करता है, एक्ट एज सर्फेक्टेंट। मतलब सर्फेक्टेंट का मतलब होता है कि इसके जो चारों तरफ जो सरफेस टेंशन लग रहा है, जो चारों तरफ से दबाए रखा हुआ है, इस सरफेस टेंशन को कम करने में मदद। जैसे कि मान लेते हैं कि कपड़ा का पोटली है जो चारों तरफ से क्या हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। अब वो कपड़ा का पोटली को बिखेरना है आपको, तो रस्सी को पहले काटना होगा। तो यही वो रस्सी को काटने का काम करता है लेसिथिन, यानी सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है। जैसे ही ये रस्सी को कमजोर करता है तो थोड़ा सा आप हल्का सा टच कीजिए, ये फैट भड़बड़ा के रह जाएगा, ये फैट एकदम बिखेर जाएगा। क्लियर? तो ये लेसिथिन सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, मतलब समझ गए, मतलब सरफेस टेंशन को कम करने में काम करता है। जैसे ये बिखरा तो देखिए बिखर के छोटे छोटे ग्लोब्यूल में टूट गया, यानी ये इमल्सिफाइड हो गया। अब ये इमल्सिफाइड होने के बाद ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसके एक्ट करता है, और इसके एक्ट करने के बाद चारों तरफ बाइल सॉल्ट लग जाता है। ये काम क्या करता है, अब एक्टिवेशन करता है किसका, लैपेज का। अब लैपेज का जैसे ही एक्टिवेशन होगा तो अब जो ये छोटे छोटे इमल्सिफाइड होने के बाद जो ये ग्लोब्यूल बचा है, अब इसको डाइजेस्ट करेगा। तो अब ये लैपेज के मदद से कैसे डाइजेस्ट करेगा ये आपको समझना है, जैसे कि मैं आगे आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए बच्चों, कि कैसे अब ये लैपेज इस छोटे छोटे फैट के टुकड़ों को डाइजेस्ट करेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये फैट या उसी को हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें ये जो लैपेज इंजाइम होता है ये 7.8 pH पर ही काम करता है। वो इसलिए क्योंकि ये लैपेज जो होता है पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए ये ट्राइग्लिसराइड्स आ गया। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ना है, डाइजेस्ट करना है, तो आएगा लैपेज। तो पेनक्रिएटिक जूस में लैपेज होता है, तो पेनक्रिएटिक जूस में अगर लैपेज पाया जाएगा तो वैसे लैपेज को हम पेनक्रिएटिक लैपेज बोलते हैं। पेनक्रिएटिक लैपेज को ही हम स्टैप्सिन बोलते हैं। अब ये स्टैप्सिन यानी पेनक्रिएटिक लैपेज के मदद से इस ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में तोड़ दिया। क्लियर? अब ये तीनों को मुलाकात होगा इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइनल जूस में एक लैपेज होता है, इंटेस्टाइनल लैपेज। अब ये इंटेस्टाइनल लैपेज के मदद से, ये एंजाइम है, इसके मदद से इस डाइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा, मोनोग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, और फैटी एसिड को फैटी एसिड में ही रहने देगा। क्लियर हो गया? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ गया। अब ये तीनों क्या करेगा, आपस में मिलेगा और मिलकर मिसेल्स का फॉर्मेशन करेगा, मिसेल्स का फॉर्मेशन। ठीक है? और फिर वो मिसेल्स एब्जॉर्ब होगा हमारे गट के इपिथेलियम यानी मैक्रोविलाई के द्वारा। तो जरा देखिए ये तीनों मिला है। देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स मैंने लिखा है सी नंबर में। देखिए मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड, बाइल सॉल्ट्स, यहाँ पे भी वही है, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, यहाँ भी वही है, और एक्स्ट्रा बाइल सॉल्ट्स है ना। अब ये बाइल सॉल्ट्स आपस में मिला और मिलकर क्या बना दिया बच्चों, मिसेल्स बनाया, छोटे छोटे ग्लोब्यूल का मतलब फैट का टुकड़ा बनाया, ये मिसेल्स है। ठीक है? अब ये मिसेल्स क्या होगा,
आपके गट में आया, और गट में क्या है, ये इपिथेलियम का लेयर है, और इपिथेलियम के लेयर में ये जो मैंने बनाया है ये मैक्रोविलाई है या विलाई है। तो दिस इज द इपिथेलियम ऑफ गट, यहाँ लिख दिया मैंने इपिथेलियम ऑफ गट। अब ये मिसेल्स क्या हुआ, देखिए बच्चों, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन इन कहाँ, इपिथेलियम, किसका भाई, मिसेल्स का, ये आ गया। अब ये जो सेल्स है, ये मिसेल्स क्या हो गया, इपिथेलियम के सेल्स में आ गया। अब ये सेल्स के अंदर आने के बाद मिसेल्स के साथ क्या होता है, उस चीज को मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके दिखाना चाहता हूं। तो मैंने इस सेल को काटा, और काट कर देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए मैंने यहाँ बनाया है ये बड़ा सा, यही सेल को काट कर यहाँ। तो हमने अभी जाना कि ये मिसेल्स इस सेल के अंदर आया, ये देखिए मिसेल्स आ गया है। अब ये मिसेल्स क्या होगा, कन्वर्ट होगा, इस सेल के अंदर हो रहा है बच्चों, कन्वर्ट होकर देखिए ट्राइग्लिसराइड्स में बन गया। यहाँ जो मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, ये ई जो है, ये जो ई जो में है, ये ट्राइग्लिसराइड्स है बच्चों, देखिए मैंने एरो करके बता भी दिया है। और इस ट्राइग्लिसराइड्स के चारों तरफ जो लेयर है वो प्रोटीन का लेयर है, और ये प्रोटीन का लेयर और अंदर में ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं काइलोमैक्रोन्स। क्लियर बच्चों? तो यानी मिसेल्स जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, काइलोमैक्रोन बन गया। काइलोमैक्रोन क्या है, प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स का कॉम्बिनेशन है। तो प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स को ही हम काइलोमैक्रोन कहते हैं। अब ये काइलोमैक्रोन यहाँ अंदर में बन गया है। अब देखिए बच्चों, अब ये काइलोमैक्रोन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा दोबारा, फिर ये काइलोमैक्रोन क्या होगा, सेकेंड एब्जॉर्ब्स इन लैक्टियल। अब यहाँ पे है क्या, एपिथेलियम के बाहर में सबसे पहला तो ये जो मैं रेड कलर से बनाया हूँ ये ब्लड कैपिलरी है, देखिए ऊपर की तरफ एरो करके मैं बना दिया हूँ, ये ब्लड कैपिलरी है। अब ब्लड कैपिलरी के अंदर में ये ब्लू कलर से जो मैं बनाया हूँ ये लिम्फ कैपिलरी है, देखिए मैं नीचे लिखा दिया, लिम्फ कैपिलरी को ही हम लैक्टियल बोलते हैं। यानी कि ये देखिए रेड पेन से मैंने ऐसे एरो करके बनाया है, यानी ये जो काइलोमैक्रोन है ये सेकेंड एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे, लैक्टियल यानी ब्लू वाला, यानी लिम्फ कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इधर से ब्लड के थ्रू ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड के थ्रू सारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाएगा। इस तरह से एब्जॉर्ब, देखिए सेकेंड 2 बार एब्जॉर्ब हुआ, इसी वजह से यहाँ पे हमको बताना पड़ा डाइजेशन में ही फैट का एब्जॉर्प्शन। देखिए बच्चों, ये जो ब्लड कैपिलरी है जो मैंने रेड से बनाया है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर सॉल्युबल फूड को या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में। और जो मैं ब्लू कलर से बनाया है जिसको हम लिम्फ कैपिलरी या लैक्टियल बोलते हैं, ये फैट सॉल्युबल फूड को या फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो मिसेल्स है ये तो फैट सॉल्युबल है, इसी वजह से ये ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्ब नहीं किया। कौन किया बच्चों, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब ये लिम्फ कैपिलरी यानी लैक्टियल किया। क्लियर? इसी वजह से मैंने यहाँ पे एरो करके WSS लिखा है। तो WSS मतलब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो ब्लू लाइन जिसको हम लिम्फ कैपिलरी कहते हैं ये मैंने FSS लिखा है, मतलब फूड ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को ही एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से मैंने यहाँ 1-2 नंबर करके लिख भी दिया है ताकि आपको बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो। फैट सॉल्युबल फूड जैसे विटामिन A, D, E के, ये सब फैट सॉल्युबल फूड है, या उसी को काइलोमैक्रोन्स भी बोलते हैं। ये एब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लिम्फ कंटेनिंग लिम्फ कैपिलरी में, और फिर लिम्फ कैपिलरी के बाद ये इंटर कर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के बाद ब्लड में चले जाता है, और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में फैल जाता है। और वाटर सॉल्युबल फूड जो होता है वो कौन होता है, विटामिन B और C होता है। ये एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, ब्लड कैपिलरी में, और फिर ब्लड कैपिलरी के बाद ये हिपेटिक पोर्टल वेन में चले जाता, और फिर हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में जो भी इसमें कोई कचरा पचरा, कोई भी अगर अनवांटेड पार्टिकल्स है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें हानि पहुंचा सकता है, उसको साफ सफाई करके फिर ये लीवर ब्लड में फिर इस तरह से ब्लड में भेज देता है, फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। इस तरह से फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी। क्लियर बच्चों? इस तरह से एब्जॉर्बेशन कंप्लीट होता है फैट का, और डाइजेशन भी होता है।
तो उम्मीद करते हैं फैट का पूरे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सारा अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह से डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने आज के लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट कर लिया। अब आगे है सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं यहीं पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ओरल कैविटी में क्या एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी फूड का? हाँ होता है। ओरल कैविटी में डाइजेशन तो होता ही है स्टार्च का, साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एब्जॉर्ब किसका होता है? अल्कोहल और कुछ कुछ ड्रग्स का भी। इसी वजह से आपको अच्छे से मैस्टिकेशन यानी चबाना चाहिए फूड को, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स अगर हो तो वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, जैसे अगर अल्कोहल भी एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे अगर आप अल्कोहल नहीं भी पिए हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए अपने मुंह पे ही रखे हैं, तो आपको नशा आएगा। जी हाँ बच्चों, अवल मैंने तो पी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नशा आ रहा है, फिर भी हम हिल डोल कर रहे हैं। इसका वजह है कि ओरल कैविटी आपके अल्कोहल जो आपने मुंह में रखा बिना पिए आपको नशा आ रहा है, इसका मतलब है कि अल्कोहल एब्जॉर्ब हो चुका है, आपके बॉडी में एंटर कर चुका है, क्योंकि अल्कोहल आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल कैविटी में ही। उसी तरह एस्पैरिन एक ड्रग्स है जो आपको नशा करवाता है। डिस्प्रीन और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो ओरल कैविटी में एब्जॉर्ब आसानी से हो जाते हैं। स्टमक की बात किया जाए, ओसोफेगस में नहीं होता है। स्टमक की बात किया जाए तो वहाँ भी अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन वहाँ तो होगा ही, और कुछ ड्रग्स जैसे एस्पैरिन उसका और डिस्प्रीन ये सब का आसानी से क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। साथ ही साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और फ्री ग्लूकोज मतलब जैसे ग्लूकोन डी, ग्लूकोन जो भी डब्बा में जो मिलता है ग्लूकोज का पैकेट जो मिलता है वो फ्री ग्लूकोज हुआ। वो डायरेक्ट आपको, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, भात खा लिए, रोटी खा लिए, तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन हम जो दुकान से ग्लूकोन डी का पैकेट मंगाते हैं वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो फ्री ग्लूकोज होता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर तुरंत वो क्विकली एनर्जी सप्लाई करता है। तो वैसे ग्लूकोज वो डायरेक्ट यहीं पर यानी स्टमक में ही क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फ्री ग्लूकोज मतलब वही हुआ। और कुछ आयन जैसे सोडियम आयन, उसके बाद ये जो फेरिक है, और भी बहुत सारे आयंस क्या होते हैं स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जानते हैं बच्चों, ये 3 पार्ट में बांटा गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन मैक्सिमम होता है बच्चों, लेकिन क्या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है? होता है। ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमने नहीं बोला है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ड्यूडेनम में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मिनिमम होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन भी होता है। और जेजुनम की बात किया तो जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। जेजुनम में क्या डाइजेशन नहीं होता? होता है, जेजुनम में भी होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है जेजुनम में और सबके तुलना में। क्लियर? क्या इलियम में नहीं होता है? इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है, तो इलियम में एब्जॉर्प्शन किसका होता है? तो कहा जाता है विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन इलियम में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन होता है? जी हाँ, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है, पर डाइजेशन इनकम्प्लीट मतलब होता ही नहीं है। तो किसका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन? वाटर का, मिनरल्स का और कुछ कुछ ड्रग्स का। अब आगे बच गया है जो मैंने आज भी लिख के लाया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, पर मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चले गया है। मुझे और एक वीडियो बनाना है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे, जिसमें मैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कवर करूंगा और साथ ही साथ जो डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं जहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आते हैं वो पढ़ाऊंगा, और इस तरह से कंप्लीट करके फिर और एक लेक्चर आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बातें मैं करूंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इस तरह से मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए
फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, उससे आपके लाइक से और कमेंट से हमें एनर्जी मिलता है, ये तो बात सही है। आपके सब्सक्राइब से या आपके व्यू बढ़ने से बस हमारी कमाई हो सकता है, लेकिन मुझे जो सही जिसके लिए जिस मकसद के लिए आया हूँ वो जो मकसद मेरा तैयार होता है तभी जब आप लाइक करते हैं और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे कुछ ना कुछ बताते हैं आप। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।